जय हिंद सभी को। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बारे में। हम लोग लाइट का सेक्शन यानी रे ऑप्टिक्स को कवर कर रहे हैं और उसमें हमने अब तक रिफ्रैक्शन जो है वो आज स्टार्ट किया है। इसके पहले हमने जो पढ़ा है वो है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे आते हैं टॉपिक पे। हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कि आप देखिएगा इस बार क्या होगा रिफ्लेक्शन और इसमें क्या डिफरेंस है। ये एक कोई भी एक मान लेते हैं कि ये एक क्या है कि लेयर है और इसके ऊपर नीचे अलग अलग मीडियम है। ये कहलाएगा नॉर्मल। ये नॉर्मल मैंने बनाया हुआ, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिलंब। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में चलेगा। अब इसके ऊपर जो है वो एक मीडिया है, मीडिया वन या मीडियम वन लिखिए आप इसको, ठीक है, या हिंदी में इसको कहेंगे माध्यम एक। और नीचे जो है इसके वो है मीडियम टू यानी माध्यम नंबर दो। दो अलग अलग मीडियम्स हैं, दो अलग अलग माध्यम है। जब प्रकाश की किरण आएगी टकराएगी, ठीक है, जो आने वाली किरण है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। ठीक, अभिलंब से कोण बनाती है, उस कोण को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। पूरा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। टकराएगी, टकराने के बाद जाना चाहिए था इसको इस तरीके से सीधे, ठीक, लेकिन होगा क्या कि ये अभिलंब जो दिख रहा है या तो इससे दूर हटेगी या इसके पास होते हुए जाएगी। तो अभी फिलहाल हम ऐसा बना दे रहे हैं, ठीक है, इस पाथ को। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। आई टकराई और जो पाथ जाना चाहिए था उस पर नहीं जाके उस पाथ से क्या हो गई, थोड़ा सा बेंड हो गई और उस नए पाथ का क्या करने लगी, अनुसरण करने लगी, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगी। यहां पे जो आर है, देखिए इसके पहले हमने जब परावर्तन पढ़ा था तो मीडियम चेंज नहीं होता था, आती थी टकराती थी उसी मीडियम में रह जाती थी, ठीक है। तो वहां पे मीडियम चेंज नहीं होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण के बराबर होता था, ये सब हमने उसमें पढ़ा हुआ था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर हो, यहां ऐसा नहीं होगा, ठीक। अब ये होता क्यों है? माध्यम बदलने से, कि ऐसा माध्यम हो जिसमें प्रकाश गमन कर सके और वो जाती है टकरा के, ठीक। यहां हमने इसको देखिए पॉलिश नहीं किया है, ठीक। तो ये क्या हुआ कि एक मीडियम से दूसरे में एंटर कर रहा है। तो इस समय जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश है उसका जो वेग है वो सब में अलग अलग होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वैक्यूम होगा या जो एयर होगा उसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर हमने देखा था वाटर के लिए कि जो वाटर होगा यानी कि जो जल होगा उसमें होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने देखा था ग्लास के लिए कि जो ग्लास है यानी कि कांच है तो कांच भी होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सब में जो स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो अलग अलग है। तो मान लीजिए ऊपर का मीडियम हमारा था वैक्यूम और ये था हमारा वाटर। तो वैक्यूम से वाटर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, यानी कि रेयरर से डेंस मीडियम एंटर कर रहा है। तो उसका स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो वेरी करेगा, मतलब उसकी जो चलने की जो प्रकाश की जो चाल है उसमें परिवर्तन होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि अपवर्तन का कारण। तो अपवर्तन का सबसे बड़ा कारण होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, जो उसकी स्पीड है उसमें चेंज आना। और अपवर्तन बगैर दो मीडियम के होगा नहीं, दो अलग अलग मीडियम के नहीं होगा। ये मैं भी अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अलग अलग मीडियम, एक रेयरर मीडियम, एक डेंस मीडियम, यानी कि एक विरल और एक सघन होना चाहिए मीडियम। वो डिपेंड करता है कि वो कब रेयरर से डेंस में जाती है या कब डेंस से रेयरर में, मतलब कब सघन से विरल में जा रही है और विरल से सघन में। तो उसमें भी हम लोग बड़े अच्छे से स्टडी करेंगे। आप बस इतना समझिए कि अपवर्तन की घटना तभी होगी, दो अलग अलग माध्यम रहेंगे, अलग अलग माध्यम होने के कारण से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वेरी करेगी। स्पीड ऑफ लाइट या तो स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी, डिपेंड करेगा केस पे। तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर भाग जाएगी, फार फ्रॉम नॉर्मल या बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये घटनाएं होंगी। तो ये पूरा कहलाता है हमारा अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं इसे हम। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा तो अपने पाथ से क्या होगा, बेंड होगा,
ठीक, तो ये पूरी घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। अच्छा, फैक्ट्स जो है इससे रिलेटेड कि जो फ्रीक्वेंसी है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, अपवर्तन के समय जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, जो प्रकाश किरण है उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। याद रखना है आपको, स्पीड जो है वो तो चेंज होगा भाई, स्पीड के बगैर चेंज हुए रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। आ रहा है समझ में बात? अगर स्पीड बदला है तो वेवलेंथ भी बदलेगा। फॉर्मूला है, आगे पढ़ा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य बदलेगा। तरंग दैर्घ्य हर रंग का अलग अलग होता है, उसको भी हमने पढ़ा है, यानी कि कलर में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। और चूंकि ये एक मीडियम से दूसरे में जाके बेंड हो रही है, या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि अभिलंब की ओर झुक रही है या अभिलंब से दूर भाग रही है, तो इसका कहीं ना कहीं फेस भी चेंज होगा। तो ये सभी चेंज होंगे, बस क्या चेंज नहीं होगा? अपवर्तन की घटना में आवृत्ति नहीं बदलती है। तो लाइट का केवल और केवल आवृत्ति नहीं बदलेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रहेगी और बाकी सारी चीजें बदल जाएंगी। होगा क्या? अपवर्तन क्या होता है? डेफिनेशन भी आप एक बार देख लीजिए। फिनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर प्रकाश किरण अगर अपना मार्ग बदल दे, ठीक है, और थोड़ी सी बेंड हो जाए अभिलंब की ओर या उससे दूर हट जाए, तो ये जो घटना है ये कहलाती है अपवर्तन। चलिए और पढ़ते हैं अपवर्तन के बारे में डिटेल से, आप ध्यान बनाए रखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को, जिसमें आपको हमेशा डाउट आया होगा, आज के बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं माध्यम का, और इसको बहुत सारी बुक में स्मॉल n से रिप्रेजेंट करता है और बहुत सारी बुक में म्यू से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपने किस रूप में पढ़ा है। मैं यहां म्यू को लेके चलूंगा। तो अब देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम भी बोलते हैं। तो इसको डिफाइन किया गया है एज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यानी कि जो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो अनुपात होता है, किसका किसका अनुपात होता है? ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। जो भी आपका मीडियम होगा, ठीक, उसका दोनों का अनुपात जो है वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि यहां पे लिख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि जो निर्वात है में प्रकाश का वेग बटे में माध्यम, जो भी माध्यम रहेगा उसमें प्रकाश का वेग। सिंपली आप समझिएगा, चूंकि निर्वात में प्रकाश का वेग यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज एज इक्वल एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब कि दोनों में ही प्रकाश का वेग लगभग हम मानते हैं निर्वात और जो हवा होता है उसमें जो प्रकाश का वेग है वो एक समान होता है। और वो कितना होता है सबको पता है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये डेटा सबको याद है और याद होना भी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, ये वैक्यूम वाले की जगह पर हम ले लेंगे एयर, तो हमारा काम हो जाएगा आसान। मतलब कि निर्वात की जगह हम ले लेंगे हवा, ठीक है, या निर्वात को निर्वात ही लिखिए। तो हवा में प्रकाश का वेग और कोई भी मीडियम जो रहेगा उसमें प्रकाश का वेग, दोनों को हम लोग रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो हमको मिलता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए मैं कुछ का निकाल के दिखाता हूं आपको, आप ध्यान देते रहिएगा बस। जैसे कि हमको वो बोल देगा कि म्यू ऑफ वाटर फाइंड करो, म्यू ऑफ वाटर फाइंड करो। तो म्यू ऑफ वाटर जब हम फाइंड करने जाएंगे, यानी कि जो जल है उसका अपवर्तनांक ज्ञात करने जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट आएगा, किसमें,
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो एयर में कितना होता है भाई, सब लोग पढ़े हैं, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ वाटर, यहाँ नीचे में किसका आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो वाटर में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसको आप कैंसिल करिएगा तो ये आपका करीबन आएगा 3/2.25, इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये आता है लगभग 4/3 के आसपास, तो यानी कि म्यू ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, और आगे अगर फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 1.33 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 1.33 आया म्यू ऑफ वाटर। निरपेक्ष अपवर्तनांक जल का कितना आया, 1.33। म्यू ऑफ ग्लास फाइंड करते हैं अगर आप, तो ध्यान दीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है यानी प्रकाश का वेग होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.5। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को ज्ञात किया। अगर बोल देगा कि हवा का क्या होता है, तो भाई हवा के लिए क्या करोगे, म्यू ऑफ एयर जो होता है, म्यू ऑफ जो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई एयर, दोनों ही इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैंसिल करो आ जाएगा 1। ठीक है, तो हवा का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब ये जो है अपवर्तनांक आपको समझ में आया होगा, म्यू ऑफ वाटर 4/3 या 1.33, म्यू ऑफ ग्लास अपवर्तनांक 1.5 और म्यू ऑफ एयर 1। अब ये जो चीज है अपवर्तनांक, ये जो है ये डिपेंड किस पे करती है, तो ये डिपेंड करती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि जो आपका जो पदार्थ है, पदार्थ जो है, मटेरियल जो है उस पर किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पर, और साथ ही साथ ये डिपेंड करती है वेवलेंथ पर। ठीक है, तो ये दो चीजों पर ये निर्भर करती है, डिपेंड करती है। कौन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो भी माध्यम होगा तो उसका जो अपवर्तनांक होगा, तो जो पदार्थ होगा, ठीक है, या जो माध्यम होगा उस जिस पदार्थ से बना होगा उसके मटेरियल पर निर्भर करेगी, और वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगी। ठीक, तो इस तरीके से आपने इसको समझा। अब इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा, हमने अभी पढ़ा निरपेक्ष अपवर्तनांक, हम पढ़ेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, और ये बड़े प्यार और इत्मीनान से समझने वाला टॉपिक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक, चलिए हम लोग अब देख रहे हैं रिलेटिव और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब कि सापेक्षिक अपवर्तनांक किसी माध्यम का, सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक किसी माध्यम का किसको कहते हैं, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a μ1 ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इस स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से समझिएगा। अगर मैं इसको लिख देता हूं 2μ1, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो 1μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसको हम लोग दर्शाएंगे 1μ2 से, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक, और इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है जनरल इसमें, तो इसको लिखेंगे 2μ1। अब हम क्या करते हैं, ये जो 1μ2 मैंने लिखा था इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 1μ2 जो है, इसमें आप सिंपली यहां लिखेंगे μ2 डिवाइडेड बाई μ1, अब μ2 और μ1
जो है इनकी वैल्यू अलग से लिखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, μ2 और मैं μ1 लिख रहा हूँ, μ1 और μ2 की जो वैल्यू होगी वो होगी c डिवाइडेड बाई v2, यानी c2 डिवाइडेड बाई v2, और इसकी होगी c1 डिवाइडेड बाई v1। होगी कि नहीं होगी? μ इक्वल्स टू c अपॉन v फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि लाइट जो है उसका वेलोसिटी एयर में और लाइट जो उसका वेलोसिटी है किसी मीडियम में, ठीक। लेकिन अब लाइट का वेलोसिटी एयर में हर बार तो सेम रहेगा, तो c2 और c1 में c दोनों जगह कांस्टेंट रहेगा, तो c अपॉन v2 c अपॉन v1, μ1 μ2 μ1 का वैल्यू मिल गया हमको। हम वो वैल्यू लाएंगे इन दोनों का और हम यहाँ पुट करेंगे c अपॉन v2 डिवाइडेड बाई c अपॉन v1। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आसान है एकदम। तो ये 1 μ2 जो है वो आपको मिलेगा, ये देखिए v1 जाएगा ऊपर, v2 आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा v1 अपॉन 1 μ2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या मिल गया? 1 μ2 की वैल्यू मिल गई v1 अपॉन v2, यानी कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इसको मिटाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम में इन मीडियम 2, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बटे में माध्यम 2 में प्रकाश का वेग 1 μ2, इसकी वैल्यू आ गई हम लोग के पास, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर में लिख देता हूं और अच्छे से लिख देता हूं कि आप लोग इसको देख पाएंगे। 1 μ2 जो आया वो आया v1 अपॉन v2, इसको याद रखेंगे आप लोग। 1 μ2 v1 v2, 1 μ2 v1 v2, इस कोडिंग के तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। मतलब माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बटे में माध्यम 2 का प्रकाश का वेग, तो ये क्या होगा? अपवर्तनांक होगा माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का, ठीक। अब चलिए एज इट इज सिमिलरली अब 2 μ1 निकालने जाएंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 μ1, तो ये जाहिर सी बात है v2 अपॉन v1 आएगा भाई। अब c अपॉन v1 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई c अपॉन v2 करेंगे, c कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से ये सिमिलरली 2 μ1 का वैल्यू, और ये मैंने आपको बोला भी कि आप इस तरीके से कोडिंग याद कर सकते हैं, 1 μ2 1 2, 2 μ1 2 1, और मैंने इन दोनों को समझाया हुआ है आपको डिटेल में। तो अब ये देखिए 1 μ2 और 2 μ1, हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं आपस में, किसको किसको मल्टीप्लाई कराएं? मुझे जगह चाहिए होगा, तो यहां देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। किसको किसको मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूं मैं? 1 μ2 इंटू 2 μ1, तो इसकी वैल्यू थी क्या थी? v1 अपॉन v2, इसकी वैल्यू थी v2 अपॉन v1। तो अब बताइए, ये v2 v2 कैंसिल, v1 v1 कैंसिल, उधर बचा 1, यानी कि 1 μ2 इंटू 2 μ1 इक्वल्स टू 1। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 μ2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 μ1। ये एक रिलेशन बन गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ में आया आप लोग को? मतलब कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर होगा 1/2 माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक के, ठीक है। वो टर्म्स को आप और 1-2 बार वीडियो को क्या कीजिए, रिवाइंड कीजिए और देखिए और अच्छे से समझिए। मैंने पूरी बातें आपको यहाँ पे रख दी हुई हैं। अब देखिए, ये जो है एक रिलेशन मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था। इससे और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग? जो सापेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि a म्यू जी और a म्यू डब्ल्यू, म्यू जी और म्यू डब्ल्यू, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। म्यू ऑफ ग्लास, म्यू ऑफ वाटर। म्यू ऑफ वाटर की जब बात की थी तो वो आया था 4/3, और म्यू ऑफ ग्लास की जब बात की थी तो वो आया था 3/2। वो a म्यू जी था, a के रेस्पेक्ट में ग्लास का था, a के रेस्पेक्ट में w का था। अब मान लीजिए आपसे पूछ देगा w म्यू a, तो ये जो है आप डायरेक्ट क्या करेंगे, w म्यू a, यानी कि अल्टी पल्टी किया, सॉरी एक सेकेंड, g म्यू a, क्या पूछेगा आपसे, g म्यू a, मतलब कि यहां पे ग्लास का था, उसके सापेक्ष में अब यहां पे हवा का पूछ रहा है, ग्लास के सापेक्ष में बताना है, यानी कि हवा का कांच के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक बताना है। बात को समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा जोर डालिए। यहां पे दिया हुआ है कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 हमने निकाला भी था, मैंने उसको डायरेक्ट वहां पे म्यू जी लिखा था, म्यू ऑफ ग्लास लिखा था, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे इस तरीके का पूछेगा तो ये क्या करेंगे, 1/a म्यू जी, सिंपल। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/3/2
2 और इसको आप पलटी कर दीजिएगा तो जी म्यू ए यानी कि हवा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा 2/3। आपको निकालने आ गया अब ये। अब देखिए इसके लिए करते हैं, ए म्यू डब्ल्यू है, आपसे पूछेगा डब्ल्यू म्यू ए बताओ, तो ये होगा 4/3। पता है कंफ्यूजन आ रहा होगा, लेकिन ये हो जाएगा 1/, ठीक है, ए म्यू डब्ल्यू। तो इसकी वैल्यू आप a/4/3 रखिएगा, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू म्यू ए 3/4। कितना आ गया? 3/4। ये क्या आया है? डब्ल्यू म्यू ए, हवा का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, हवा का जल के सापेक्ष। यहां पे ये जो 2 आपको दिया हुआ था, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, शायद ना समझ में आया हो तो देखते हैं कि कोई डाउट रह गया होगा, उसको क्लियर कीजिएगा कि म्यू जी यानी कि ए म्यू जी ग्लास का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2, ग्लास का सॉरी पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3। अब आपको बताना है हवा का कांच के सापेक्ष यानी ग्लास के सापेक्ष और हवा का पानी के सापेक्ष। तो ये मैंने बताया, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था 1 म्यू 2 इक्वल्स टू 1/2 म्यू 1। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब बस अल्टी पल्टी कर दीजिए, ये 3/2 का 2/3 होगा, 4/3 का 3/4 होगा, तो सिंपली ये निकल जाएगा। तो ये आपने डब्ल्यू म्यू ए और जी म्यू ए निकाल लिया। साथ ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है, यहां पे हमने एयर का देखा ग्लास से और एयर का देखा वाटर से। अब आपको कभी पूछ देगा कि डब्ल्यू म्यू जी बता दीजिए, डब्ल्यू म्यू जी इन द सेंस कि ग्लास का किसके, वाटर के रेस्पेक्ट में क्या बताना है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो इस केस में आप क्या करिएगा कि ए म्यू जी डिवाइडेड बाई ए म्यू डब्ल्यू कर दीजिए, ए म्यू जी डिवाइडेड बाई ए म्यू डब्ल्यू कर दीजिए। आपके पास ये दोनों डेटा है, इसकी वैल्यू है आपके पास 3/2, इसकी वैल्यू है आपके पास 4/3। 3 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और बटे 4 × 2, तो ये हो जाएगा 9/8। ठीक है, तो हमको मिल गया डब्ल्यू म्यू जी का वैल्यू 9/8। अगर आपसे पूछ देगा जी म्यू डब्ल्यू बताओ, तो ये हो जाएगा 8/9। सिंपल। तो ये इस तरीके से हमने ग्लास यानी कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक 9/8, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 8/9। तो इस तरीके से सारे ही रिलेशन इनके बीच के होते हैं कंप्लीट। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक रहा होगा कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग, बट आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं। चलिए अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम कौन कौन से होंगे। देखिए, तो पहला नियम ये माना जाता है रिफ्रैक्शन का कि वही जो मैंने आपको फैक्ट में बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज होगा, साथ ही साथ वेवलेंथ चेंज होगा और वेवलेंथ चेंज होने के कारण से जो कलर है वो भी चेंज होगा। तो पहला नियम ये माना जाता है। बाकी मोस्टली ये 2 रूल्स हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के। ठीक है, पहला बोलता है कि द इंसिडेंट रे, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, परावर्तन में पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होंगे। ठीक उसी तरीके से अपवर्तन में भी आपतित किरण, पर अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ध्यान देने लायक बात होगी कि मैं ये मार्कर्स ले लेता हूं। तो ये अगर ये प्लेन है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये आने के बाद ये इस तरीके से बेंड होके जाती है। तो ये कैसे जा रही है बेंड होके वो डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड क्या करेगा मैं बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा उस बात को कि ये तीनों जो इसके पीछे का जो प्लेन है वो एक प्लेन होना चाहिए और साथ में नॉर्मल भी रहेगा। तो नॉर्मल यानी अभिलंब, ठीक है, इंसिडेंट रे, साथ में क्या इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और किसकी बात करें, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तल में होंगे। यानी अभिलंब, अपवर्तित किरण और आपतित किरण तीनों क्या होंगे, एक तल में होंगे। ये पहला रूल कहता है। ठीक, दूसरा रूल कहता है द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको ध्यान से समझिएगा। ये 1621 में एक्सपेरिमेंट करके स्नेल महोदय ने दिया था, याद रखिएगा आप इसको, 1621 स्नेल ने। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। हिंदी में अगर लिखूं तो स्नेल को ऐसे लिखते हैं, स्नेल, ठीक है, स्नेल का नियम भी कहते हैं। म्यू साइन आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए, अगर ये कॉन्स्टेंट है तो म्यू आई मतलब म्यू 1 साइन
I1 इक्वल्स टू म्यू टू साइन I2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर इसको मैं एक डायग्राम से समझाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये साइन I2, ठीक है, सॉरी साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन I2 इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू, साइन I1 है म्यू टू अपॉन म्यू वन के। ये I2 नीचे आया और I1 ऊपर रहा, ये म्यू वन चले जाएगा उसके नीचे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ होगा चेंज, ठीक। तो अब देखते हैं ऊपर, अब ये जो आई जो एंगल है हमारे पास, ठीक, तो इस आई जो एंगल है इसको हम लोग साइन, अगर मान लीजिए ये आपका हो रहा है, ये है आपका अभिलंब, किरण आई और इस तरीके से चली गई, इसको हमने बोला I1 और इसको हमने बोला I2, I1 और I2, ठीक है। ये था आपका मीडियम 1 और ये था आपका मीडियम 2। ध्यान समझिएगा इस नियम को, इस I2 को ही हम लोग R नाम देते हैं और इस I1 को क्या मान लेंगे? I मान लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो क्या आएगा हमारे पास रिलेशन? तो ये I1 को आपने माना हुआ है I और I2 को माना हुआ है R, तो साइन I अपॉन R इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन, म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन। तो ये एक रिलेशन मिलता है हमको। अब ये म्यू टू अपॉन म्यू वन को हम लोग क्या लिखते हैं? तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले रिलेटिव क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पे हमने पढ़ा था इसको 1 म्यू 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 म्यू 2 लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 म्यू 2 साइन आई वो अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू V2 अपॉन सॉरी V1 अपॉन V2 हो जाएगा। V1 अपॉन V2 कैसे हुआ? क्योंकि 1 म्यू 2 की वैल्यू होती है V1 अपॉन V2, C अपॉन V2 अपॉन C1 अपॉन V1, उसमें V1 ऊपर जाता है V2 नीचे आता है, इस तरीके से V1 अपॉन V2। तो साइन ऑफ I यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, माध्यम जो एक रहेगा उसमें जो लाइट ऑफ स्पीड रहेगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये एक और रिलेशन हमारे पास बन के तैयार हो गया। साइन आई अपॉन साइन आर म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को हम लिखते हैं 1 म्यू 2, ठीक, और 1 म्यू 2 की वैल्यू होती है V1 अपॉन V2। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या कॉन्सेप्ट बनाने के काम में आएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। मैं जान रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जटिल हो रहा है, लेकिन बिल्कुल आप इसको समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपने डायरेक्ट देखा कि हमने यहाँ ऑलरेडी मान लिया था कि म्यू साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तनांक का जो गुणनफल होता है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर कांस्टेंट है तो म्यू 1 साइन I1 और म्यू 2 साइन I2। I2 को हमने माना R, क्योंकि इसी को तो अपवर्तन कोण कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल कहते हैं, और I1 को मान लिया I इंसिडेंट एंगल। तो इस तरीके से हमने उन दोनों को रिप्लेस कर दिया, तो ये I1 अपॉन I2 आएगा और म्यू 2 के अपॉन में म्यू 1 जाएगा। म्यू 2 के अपॉन में म्यू 1 जाने से इसको 1 म्यू 2 लिखेंगे और 1 म्यू 2 की वैल्यू होती है V1 अपॉन V2। तो इस तरीके से पूरा रिलेशन हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग कि जो डायरेक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट का वो क्या होगा और क्यों होगा। इस रिलेशन को आप बड़े अच्छे से याद रखिएगा कि 1 म्यू 2 साइन आई अपॉन साइन आर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 जा रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश है अपवर्तन की घटना में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब यानी नॉर्मल से क्या होती है, अवे होती है यानी दूर होती है, या बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी कि अभिलंब की ओर झुकती है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की यही घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो वो क्यों होती है इस बात को समझेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि भाई विरल से यानी कि रेयरर मीडियम से डेंस में जा रही है तो क्या होगा, तो आपको अलग से याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, या डेंस से रेयरर में जा रही है तब क्या होगा, अभिलंब की ओर आएगी कि अभिलंब से दूर जाएगी। तो इस चीज को आज रटना नहीं पड़ेगा, आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। यानी कि रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, यानी सघन से विरल में जाएगी तब क्या होगा, और सघन से विरल से सघन में आएगी तब क्या होगा। तो इस बात को समझते हैं बड़े बारीकी से और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं बना रहा हूं यहाँ पे एक मीडिया ऑफ इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे आ रही है इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी आपतन का कोण कहलाएगी, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ठीक। ये रहता है आपका नॉर्मल। अब नॉर्मल इसको जाना चाहिए कायदे से कैसे,
इस रास्ते में सीधा। लेकिन अपवर्तन की घटना में क्या होगी, ये अपने मार्ग से विचलित होगी, तो ये नॉर्मल के तरफ यानी अभिलंब की ओर आएगी कि अभिलंब से दूर जाएगी, ये तय कैसे करेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये अभी फिलहाल जा रही है रेयरर, यानी कि हमेशा आपको ये दिया रहेगा ना, विरल माध्यम से डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम में। ठीक, ये मीडियम 1 है और ये है हमारा मीडियम 2, मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं मतलब आप ऑप्टिक्स में विद्वान बन जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको पता है कि ये होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू 2 जो है वो क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक। म्यू 1 क्या है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो आप अगर इजाजत दें तो मैं इसको म्यू डी और म्यू आर लिख सकता हूं। अब एक बात बताइए कि म्यू डी जो है वो होता है म्यू आर से ज्यादा। कैसे होता है ज्यादा, बात करते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम के अपवर्तनांक की ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक है उसका मान आया था 1.5। पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मान आया था 1.33 और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आया था 1। तो आप देख पा रहे हैं कि जो विरल माध्यम है उसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रेयरर मीडियम का कम आता है, डेंसर मीडियम का ज्यादा आता है। सिंपल सा आप देख पाए थे। तो डेंसर मीडियम का वैल्यू क्या होगा, म्यू का ज्यादा और रेयरर मीडियम का कम। सघन माध्यम के अपवर्तनांक का मान ज्यादा और विरल माध्यम के अपवर्तनांक का मान होगा कम। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि अगर इनको डिवाइड करेंगे तो म्यू डी अपॉन म्यू आर जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 1। ठीक, तो इससे हमको रिलेशन मिला कि भाई म्यू डी जो है वो म्यू आर से ग्रेटर है। तो इस केस में साइन आई जो है साइन आर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और अगर एंगल बहुत स्मॉल है साइन के केस में तो आई और आर को इस तरीके से ले सकते हैं। तो एंगल आई जो है वो आर से क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा होगा। आपतन कोण अपवर्तन कोण से ज़्यादा होगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण से ज़्यादा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आइए अब इस कोण को बनाते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए ये ज़्यादा है और नीचे वाले को कम बनाना है तो ये ऐसे निकलेगी, ये बनेगा आपका आर। इस वाले एंगल से इस वाले एंगल को क्या होना चाहिए, कम। आई इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है, सिंपली कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक, आर इज लेस देन आई और आई इज ग्रेटर देन आर। तो इस तरीके से हमको पता चला कि आपतन कोण ज़्यादा अपवर्तन कोण कम। तो अपवर्तन कोण अगर कम होगा तो वो अभिलंब से रिफ्रैक्टेड रे के बीच बनने वाला कोण होता है, यानी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण अपवर्तित कोण कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम आया, मतलब कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब प्रकाश की किरण क्या होगी, रेयरर टू डेंसर मीडियम आएगी तो बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं, इसी में कंटिन्यू रहिए। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 कहता है कि इसी को मैं मिटा के बना देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ध्यान देते रहिए आप लोग। ठीक है, ये मीडियम चेंज करना पड़ेगा। अब मीडियम 1 जो है उसको आप लेंगे डेंसर, मतलब कि सघन माध्यम, और जो मीडियम 2 है उसको आप लोग लेंगे रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इस केस में क्या होगा, ये एंगल को हटा देते हैं। सबको समझ में आ ही गया होगा कि अपोजिट होगा, बट फिर भी प्रूफ करना मेरा काम है। म्यू 2 अपॉन म्यू 1, अगेन फिर से म्यू 2 की जगह पे आपका आ रहा है इस बार रेयरर, तो म्यू आर ऊपर और म्यू डी आ जाएगा नीचे। म्यू डी का वैल्यू ज्यादा म्यू आर का कम, मतलब ये लेस देन 1, यानी कि म्यू आर इज लेस देन म्यू डी, यानी कि साइन आई इज लेस देन, इस केस में क्या होगा, साइन आर। एंगल का वैल्यू छोटा है तो आई इज लेस देन आर, इस बार आई जो है वो लेस देन आर। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होगा, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होगा, मतलब अपवर्तन कोण का मान उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये इस तरीके से निकाल देते हैं हम लोग और ये बना देते हैं एंगल। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि आर इज ग्रेटर देन आई, आर इज ग्रेटर देन आई। तो अब क्या हुआ कि जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर भाग रही है, अभिलंब से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया कि
ये एंगल वैल्यू क्या हो गई। तो इसीलिए इतना सब कॉन्सेप्ट जो शायद आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ा होगा भूल गए होंगे, या बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बट समय की पाबंदी के कारण रह जाता है। तो ये आज आपको समझ में आया होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट काहे होता है, कैसे होता है, क्यों जब वो सघन से विरल जाती है, सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपली आप लोगों ने इसको देखा। अब चलिए कि नो रिफ्रैक्शन केस ऑफ, अब चलिए देख रहे हैं कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कि ऐसा कौन सा घटना होगा जहां पे अपवर्तन नहीं होगा, फिर भी जो प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी लेकिन विचलित नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला होगा कि जब प्रकाश किरण इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मली कहने का मतलब है कि ये रहा आपका नॉर्मल, क्या है ये नॉर्मल यानी अभिलंब। अब ठीक इसके ऊपर आपतित हो रही है आपकी प्रकाश की किरण और इस बिंदु पर पॉइंट ऑफ इंटरफेस पे। ठीक है, तो इस केस में आई जो है वो कितना होगा, आप खुद बताइए कि यहां पे अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण कितना है, कितना है भाई, बन रहा है कुछ कोण, नहीं बन रहा है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे इंपार्ट करवाते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 डिग्री। आई की वैल्यू कितनी आई, 0 डिग्री। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वो जो है यहाँ पे कुछ एंगल बनी रहा है, I = 0। कब हो रहा है, जब ये ठीक सतह के क्या हो रहा है, नॉर्मली परपेंडिकुलर करिए इंसिडेंट रे। ठीक, इस केस में क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ है sin I अपॉन sin R = μ2 अपॉन μ1। अब हम क्या करेंगे, हमको R की वैल्यू निकालनी है, I हमारे पास 0 है, तो हम देखेंगे यहाँ पे sin R = μ1 अपॉन μ2 इंटू sin I होगा कि नहीं होगा, अल्टी पल्टी हो गया। sin R = μ1 अपॉन μ2, sin I जो है sin 0 है, कितना है, I की वैल्यू कितनी है, 0। और चूंकि sin 0 जो होता है वो 0 होता है, 0 का मल्टीप्लेक्स में कराऊंगा तो 0 हो जाएगा। sin R का वैल्यू 0, मतलब R जो है वो भी कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि अब जो रिफ्रैक्टेड रे निकल रही है, अपवर्तित किरण निकल रही है, ये था आपका इंसिडेंट रे, कितना एंगल बनाई थी, 0। तो R जो है ये देखिए, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये उसके उस पार्ट होने का है, बट R का वैल्यू कितना आया, 0। I अगर 0 है तो R भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस रिलेशन से पता चला कि डिफ्लेक्शन नहीं होगा, विचलित नहीं होगी। अगर 90 डिग्री पर ऐसे वो इम्पार्ट होती है तो सीधे सीधे निकल जाएगी। नो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट केस था। सेकेंड केस नो रिफ्रैक्शन का है कि भाई μ1 बराबर हो जाए μ2 के, क्या हो जाए, μ1 बराबर हो जाए μ2 के। इस केस में क्या होगा, इसको आप लोग थोड़ा सा मिटा दीजिए, ये नॉर्मल है हमारा अभिलंब, μ1 बराबर हो जाए μ2 के, ये मान लेते हैं हमारा इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। ठीक, अगर μ1 बराबर हो गया, मीडियम 1 बराबर हो गया, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो गया मीडियम 2 के, माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर हो गया माध्यम 2 के, तो इस केस में भी प्रकाश की किरण नहीं मुड़ेगी, सीधे सीधे निकल जाएगी, और ये कहलाएगा आपका रिफ्रैक्टिव रे, अपवर्तित किरण। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो I बन रहा है वो बराबर हो जाएगा I = R। कैसे होगा देख लीजिए, sin I अपॉन sin R ना, μ2 अपॉन μ1 होता है। अब ये दोनों बराबर है, यानी कि μ1 अपॉन μ2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1। तो sin I बराबर हो जाएगा sin R के, और अगर एंगल बहुत छोटा है तो I = R। तो अगर दोनों बराबर होंगे एंगल, जैसे आएगी वैसे ही निकलेगी, क्योंकि I और R आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान बराबर हुआ। आपतित किरण जिस रास्ते पे आएगी ठीक उसी रास्ते पे निकलेगी। ऐसा तब होता है जब दोनों माध्यम का, मतलब कि जो मीडियम 1 है और जो मीडियम 2 है, दोनों के अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, एक जैसे हो। ठीक, दो अलग अलग माध्यम है लेकिन दोनों का अपवर्तनांक भी एक जैसा हो, तो भी ऐसा होगा, या सेम मीडियम में ऐसा होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। चलिए आगे अब देखते हैं और रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ 2 क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे। मैं पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, जिसमें दिया हुआ है कि स्नेल का नियम संबंधित है, स्नेल्स लॉ
किसके लिए है? तो पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, वो दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन से, दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन से, और तीसरा है आपका प्रकाश के प्रसरण से, ट्रांसमिशन से, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट से, और चौथा है प्रकाश के अवशोषण से, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, और उसके बाद एक और है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के विवर्तन से। तो सिंपल सा बात है, जो स्नेल्स लॉ है हमने पढ़ा भी था, एक बार रिपीट भी कर लेते हैं। म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। उसी को हम म्यू साइन आई वन, म्यू टू साइन आई टू से रिप्रेजेंट करके हम पूरा वो पंचायत उसमें करके और हम ये लेके आते हैं म्यू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ है और ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। एक रिवीजन भी हो गया छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि प्रकाश की 3 विभिन्न माध्यमों से नीचे दिए गए चित्र के अनुसार गुजरता है, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला बोला है कि मीडियम 1 जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, मतलब तीनों मीडियम में 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, सबसे कम है अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर 2 बोला है माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है वो उच्चतम है, मीडियम 2 जो है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम है। थर्ड ऑप्शन है मीडियम 2 का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 3 से कम है। फोर्थ ऑप्शन बोला है माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 3 के अपवर्तनांक से कम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3। तो अब देखिए इस चित्र को ध्यान से, और यह बोला है कि उपरोक्त सभी गलत है। देखिए ये एक मीडियम, यहाँ पे नॉर्मल हमने बनाया, ठीक है, ये पहले दोनों के लिए, ये प्रकाश की किरण आई, ठीक, और बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुई। क्या हुई? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुई। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो गई? बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। मतलब कि ये वाला मीडियम रहा होगा रेयरर और ये वाला मीडियम रहा होगा डेंसर, यानी कि ये वाला विरल रहा होगा माध्यम और ये वाला माध्यम रहा होगा सघन, तभी अभिलंब की ओर झुकी, क्योंकि ये हमारा अभिलंब है, नॉर्मल है, ठीक, समझ में आ रहा है। उसके बाद डायग्राम में आगे देखिए इसको कैसे कंटिन्यू किया है। यहाँ पे उसने बनाया फिर से नॉर्मल और इसको भेजा है बहुत ज़्यादा दूर नॉर्मल से, ये हमारा नॉर्मल है उससे बहुत ज़्यादा दूर भेजा है इसको। तो अब देखिए ये है आपका मीडियम 1, ये है आपका मीडियम 2 और ये है आपका मीडियम 3। तो ये जो है ये मोस्ट रेयरर मीडियम है, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सेस रेयरर, मतलब बहुत अधिक विरल माध्यम। क्यों पता चला? क्योंकि प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब से बहुत ज़्यादा दूर हट के जा रही है, दिख रहा होगा आपको। तो ये डेंसर है, ये रेयरर है और ये बहुत ज़्यादा रेयरर है। तो जो डेंस होता है उसका जो म्यू होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी अपवर्तनांक सघन माध्यम का ज़्यादा होता है, और जो उससे कम रहेगा, कम डेंस होगा या विरल होगा, रेयरर होगा, उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होता जाएगा। तो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, उच्चतम होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? 2 है। माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है वो उच्चतम है, ठीक। बाकी उसके बाद मीडियम 1 है, बाकी उसके बाद फिर मीडियम 3 है, मतलब मीडियम 2, म्यू 1, म्यू 3, ठीक। आप समझ पा रहे होंगे बातों को। तो इस तरीके से जो 2 क्वेश्चन से एग्जाम्स में आए हुए थे आपके 2017 में, इसको भी मैंने डील करवा दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको इससे बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ा दिया है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।